रेप्रेसर प्रोटीन है। दिस इज अ रेप्रेसर प्रोटीन। अब ये रेप्रेसर प्रोटीन कहां पे जाके बाइंड हुआ? ऑपरेटर को जाके बाइंड हुआ है। ये रेप्रेसर प्रोटीन किसको पकड़ा? ये ऑपरेटर को जाके पकड़ा। ठीक है, ऑपरेटर को जाके जाके पकड़ा। तो अभी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया। एंजाइम आके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके किसको पकड़ा? अभी ये प्रमोटर जीन को पकड़ा। अब ये प्रमोट, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए, ब्लू वाला आरएनए पॉलीमरेज है, रेड वाला यहाँ पे क्या है? रेड वाला रेप्रेसर प्रोटीन है। रेड वाला क्या है यहाँ पे? रेप्रेसर प्रोटीन है जो ऑपरेटर को बाइंड किया, ऐसा ऑपरेटर को बाइंड किया। ठीक है, अब ये आरएनए पॉलीमरेज जो प्रमोटर को पकड़ा है, ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये आगे जाएगा क्या? द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विच हैज बाउंड टू द प्रमोटर, विल इट मूव टू डाउनस्ट्रीम एंड इट विल सिंथेसाइज द आरएनए? आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को पकड़ा है ना, अभी वो जाके ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करके आरएनए बना सकता है क्या? ये डायग्राम में नहीं कर सकता। क्यों बोले तो रेप्रेसर उसके बाजुक में है, रेप्रेसर हैज ब्लॉक्ड। रेप्रेसर कहां पे है? ऑपरेटर जीन को पकड़ के है। इसी के कारण ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मूव नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इनहिबिट हो गया। ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट हो गया, मतलब ट्रांसक्रिप्शन बंद हो गया। इसे नेगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव नेगेटिव कंट्रोल कहते हैं। अभी जो है नेगेटिव, वो तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा। नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन नहीं है। मैं पूरा नेगेटिव कंट्रोल बोलते हैं, स्विच्ड ऑफ बोलते हैं, ऑफ, स्विच्ड ऑफ बोलते हैं इससे, स्विच ऑफ भी बोल, ऑफ बोलते, ऑफ है, ऑफ पोजीशन में है यहाँ पे। नेगेटिव, नेगेटिव बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं इसे। यहाँ पे क्या हुआ? ये रेगुलेटरी जीन ने ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करके आरएनए बनाए, एमआरएनए। ये आरएनए ट्रांसलेशन करके रेप्रेसर प्रोटीन को बनाया। ये रेप्रेसर जाके कहाँ पे पकड़ा? ऑपरेटर जीन को पकड़ा। पकड़ने के कारण ऑपरेटर पूरा बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके प्रमोटर को पकड़ा। अब ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा। क्यों बोले तो आगे रेप्रेसर प्रोटीन ब्लॉक कर दिया, तो ट्रांसक्रिप्शन रुक गया। ये नेगेटिव कंट्रोल, ये नेगेटिव है। फिर चालू होगा कब? चालू होगा कब? तो यहाँ पे लैक्टोस नहीं तो एला लैक्टोस, लैक्टोस, लैक्टोस मॉलिक्यूल नहीं तो एला लैक्टोस, लैक्टोस नहीं तो एला लैक्टोस। ये लैक्टोस मॉलिक्यूल, लैक्टोस मॉलिक्यूल जब ये सेल के अंदर आएगा, इकोले सेल के अंदर आएगा। अभी कौन सा है? ग्रीन वाला लैक्टोस मॉलिक्यूल, लैक्टोस मॉलिक्यूल है। इसे इंड्यूसर कह रहे, क्या कह रहे इसे? इंड्यूसर कह रहे। क्या कहते हैं इसे? लैक्टोस को अभी यहाँ पे हम इंड्यूसर कह रहे, लैक्टोस नो हियर, इंड्यूसर। अब ये लैक्टोस क्या करेगा? ये रेप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर का, ऑपरेटर के पास है ना, उसको अट्रैक्ट करेगा। द लैक्टोस मॉलिक्यूल which we are calling it as an inducer, this inducer molecule, what it will do, it will attract the repressor protein. By that what will happen here? Repressor inducer complex will form, repressor inducer complex will form. अब देखो, ये इंड्यूसर ने रेप्रेसर को अट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे क्या बना? इंड्यूसर रेप्रेसर, इंड्यूसर रेप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन गया है ना। यहाँ पे इंड्यूसर रेप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन गया, मतलब ये रेप्रेसर यहाँ से हट गया, रेप्रेसर यहाँ पे हट गया। हट गया मतलब अभी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करेगा। ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करके क्या बनाएगा उन्होंने? आपको एमआरएनए बनाएगा। ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करके उन्हें एमआरएनए बनाएगा। अब देखो ये स्ट्रक्चरल जीन ZYS जो स्ट्रक्चरल जीन है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या आया हमको? यहाँ पे एमआरएनए आया। अभी ये एमआरएनए ट्रांसलेशन परफॉर्म किया,
mRNA ट्रांसलेशन को परफॉर्म किया तो क्या है, आपको अलग अलग प्रोटीन आए। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस है, ये परमीएस है, एंड लास्ट वन ये है ट्रांस एसिटाइलेस। ये 3 एंजाइम प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, अभी ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम क्या करेगा, जो लैक्टोस मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस को स्प्लिट कर देगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इक्वलेसेल यूज कर लेगा। अब ये चालू हुआ, ये तो चालू हो गया अभी। ना अभी कौन सा मोड में है, ऑन प्रोसेस में, ओपेरॉन ऑन है। समझ में आया ऑन कैसा हुआ? ऑफ एंड ऑन मैकेनिज्म समझा आपको? आशीष पवार, शंतनु, गौरव, आशीष पवार, आशीष पवार, ठीक है आशीष पवार, ओके राइट, नहीं है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को, ऑन एंड ऑफ बहुत सिंपल सा है। जब रेप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर को पकड़ा था, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहा था, तो आरएनए सिंथेसिस नहीं होगा, प्रोटीन्स नहीं आते, ये नेगेटिव। जब लैक्टोस मॉलिक्यूल इकोले सेल के अंदर एंटर हुआ, तो ये लैक्टोस मॉलिक्यूल को इंड्यूसर कह रहे, ये क्या करेगा, रेप्रेसर को अट्रैक्ट कर रहा है जो ऑपरेटर के पास था। अभी ये अट्रैक्ट होने के कारण दोनों का कॉम्प्लेक्स बन गया, रेप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बन गया। वैसे तो ऑपरेटर के पास कोई भी नहीं है, तो आराम से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, इधर राइट साइड मूव करके ये स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगा, आरएनए बनेगा, आरएनए ट्रांसलेशन परफॉर्म करके प्रोटीन्स बनाएगा। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम क्या करेगा, ये लैक्टोस मॉलिक्यूल्स जो अंदर आ रहे हैं उसको यूटिलाइज कर लेगा, तो स्प्लिट करके ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस बनाएगा, ग्लूकोज को इक्वलेसेल यूज कर लेगा। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म। ये सबको क्लियर है क्या? 21 नीट 21 वाले, कास्ते, काकड़े, मोरे, बागल, वाघमारे, पवार, कामले, बंतलवाड़, तारू, राठौड़, कल्याणकर, साहे, हसीब, तेजू, वैष्णवी, स्वप्निल राठौड़, आशीष पवार, सबको ये तो क्लियर है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेट अस डिस्कस अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसको इरेज कर देता हूं मैं। ये हो गया। अभी अभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टडी अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किन के लिए किया गया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किन के लिए किया गया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये इसका मकसद क्या है, ये कब चालू हुआ, इसका मकसद क्या होता है बोले तो, पूरा डीएनए, ह्यूमन डीएनए का पूरा हर एक क्रोमैटिन में
मतलब हमको टोटल, अच्छा मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में कितने क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं? ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में कितने क्रोमैटिन होते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड कलस्कर, दीपाली ने आंसर दिया। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में कितने कितने क्रोमैटिन होते हैं? 46 क्रोमैटिन, 46 क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं। क्यों बोलते हो? ये सेल डिवीजन के टाइम पे प्रोफेज में कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनते हैं, 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं। डिप्लॉयड सेल के बारे में बात कर रहा हूं मैं इधर, याद रखना, ठीक है। अगर हैप्लॉयड सेल की बात करें तो 23 थ्रेड्स, मतलब 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे, ये तो कॉमन पॉइंट है। ओके, अब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है कि ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है, जो 23 क्रोमोसोम्स हैप्लॉयड अगर डीएनए बात करते हैं, तो उसमें फर्स्ट, हर एक क्रोमैटिन थ्रेड का फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से लेके लास्ट न्यूक्लियोटाइड तक उसका सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना, उसके बेस पेयर्स को आइडेंटिफाई करना उसका मकसद है। ये कब चालू हुआ? ये 1990 में लॉन्च किया गया था। इन 1990 इट हैज बीन लॉन्च्ड। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था ये 1990 में लॉन्च हुआ। द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, ये जो सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट था कब चालू हुआ? ये 1990 में चालू हुआ था, ठीक है। पहले इसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितने साल चला? 13 इयर्स चला कंटिन्यूअसली। दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एज a mega project which was started, which is continued for 13 years. एंड ये इसको कौन फर्स्ट ने इनिशिएटिवली कौन किए थे? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को किस कौन से कंट्री ने चालू किया है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कौन से कंट्री ने चालू किया है? यूएस, अमेरिका ने चालू किया है। ये कौन सा डिपार्टमेंट? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। 1990 में चालू हुआ, यूएसए ने शुरुआत किया। कौन सा? यूएसए में जो डिपार्टमेंट होते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट, वैसा डिपार्टमेंट कौन सा है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने शुरुआत किया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। एंड वैसे ही इसके साथ दूसरे कंट्रीज भी जुड़ते चले गए। वैसे यूके ने जुड़ा है, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, बाकी के कंट्रीज भी जुड़े हुए कि प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए। एंड उसको उतना पैसे भी लगते हैं अपने, उसको उतने पैसे भी लगते हैं ना। सुन आफ्टर यूके, यूनाइटेड किंगडम बोले तो इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर कंट्रीज भी ज्वाइन करे। कब कंप्लीट हुआ? 2003 में कंप्लीट हो गया, मतलब 13 इयर्स लगे इनको, राइट। 1990 में चालू हुआ, 2003 में कंप्लीट हो गया। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कुछ फीचर्स है, हम देखेंगे कितना खर्चा हुआ, क्या क्या आइडेंटिफाई करे। लेट अस स्टडी अबाउट दिस, व्हाट दे हैव डन। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यू कैन सी ह्यूज कॉस्ट, बहुत ज्यादा पैसे लगे इनको। क्यों बोल तो डीएनए को स्टडी करना, उसके बेस पेयर को आइडेंटिफाई करना बोल तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसके लिए 9 बिलियन US डॉलर लगे उनको, 9 बिलियन US डॉलर्स लगे। एक एक बेस पेयर को स्टडी करने के लिए $3 लगे। आज के डेट पे अगर 70 रुपीज भी पकड़ते तो अपने को कितने पैसे हो रहे देखो, 70 रुपीज पर डॉलर, तो हमको 210 रुपए लग रहे। एक बेस पेयर को स्टडी करने के लिए उनको $3 लगे। अगर हमारे इंडियन करेंसी से बात करें तो $3 अप्रोक्सीमेटली कितने होते हैं? आपको 210 रुपए लग रहे। सिर्फ एक बेस पेयर को स्टडी करने के लिए 210 रुपीज, 210 रुपीज लग रहे। कितना कॉस्ट है ये? जब ये कब का बात कर रहे हैं अपन? वो टाइम का, 2000 के टाइम पे उतना खर्चा हुआ उनको, ठीक है। कितने बेस पेयर को आइडेंटिफाई करे? 3 × 10⁹ बेस पेयर को आइडेंटिफाई करे। एंड ये प्रोजेक्ट काम करने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट लगता है, मशीनरीज लगते हैं, मतलब ये स्किलफुल साइंटिस्ट लोग लगते हैं, मैन पावर लगेगा, सब कुछ कंप्यूटर्स लगते हैं।
राइट। तो इसके बारे में हम देखेंगे कहाँ पे स्टोर करें। ये जो बेस पेयर्स को लिखना पड़ता ना, अगर बुक्स में लिखेंगे तो क्या होता है देखेंगे। अगर हम ये नंबर ऑफ बेस पेयर्स को लिखते गए बुक्स में तो कितने 3300 बुक्स है, 3300 बुक्स लगे। एंड हर एक बुक में 1000 पेज है, 3300 बुक्स लगे, हर एक बुक में 1000 पेज है, हर एक पेज में 100 लेटर्स टाइप 1000 लेटर्स टाइप कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो इसलिए क्या करें, ऐसे बुक्स में लिखना है या ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बुक में लिखने के बाद याद भी नहीं कर सकते क्योंकि तो 3300 बुक भर भर जाते। तो वो क्या करे, कंप्यूटर्स को यूज करना चालू कर दिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को यूज करके कंप्यूटर्स में यूज करना चालू कर दिए। यहाँ से शुरुआत हुआ बायो इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स टू द बायोलॉजी, इसे कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये सब्जेक्ट यहाँ से शुरुआत हुआ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोल के। पीजी में रहता, पोस्ट ग्रेजुएशन में हम पढ़े, पोस्ट ग्रेजुएशन में वहां पे हम क्या करते थे, ह्यूमन डीएनए मंकी के डीएनए को सॉफ्टवेयर यूज करके टैली करते, कितना वो दिखाता कहाँ पे कौन से जीन्स सिमिलर है, क्या कहाँ पे डिफरेंसेस है, वो सब दिखाता उन्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब गोल्स, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल्स क्या है हम देखेंगे। लेट अस डिस्कस अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स गोल्स। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में गोल्स था इनका, मतलब मकसद रख लिए थे वो, अप्रोक्सीमेटली 20 to 25,000 जीन्स इन द ह्यूमन डीएनए को आइडेंटिफाई करना उनका मकसद था। एंड 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स, 3 बिलियन बेस पेयर्स को आइडेंटिफाई करना। एंड डेटाबेसेस बोल तो हार्ड डिस्क में तो सॉफ्टवेयर में स्टोर करके रखना। टू इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, जैसे मैंने बताया ना, कुछ सॉफ्टवेयर यूज करके वो जो बेस पेयर्स को स्टडी करते थे, मतलब कौन से जीन में कौन सा बेस पेयर्स है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक कौन सा बेस पेयर है, वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। एंड वो एक जीन है, समझो एक जीन में कितने बेस पेयर है, उसका आरएनए कैसा आएगा एंड उसका प्रोटीन क्या आएगा, पूरा डिटेल। सिर्फ आपको एक डीएनए का सीक्वेंस पता हो गया ना, आप सॉफ्टवेयर यूज करके उसके आरएनए सीक्वेंस निकाल सकते हैं। वही आरएनए सीक्वेंस यूज करके आप उसका प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन आएगा, उसमें अमीनो एसिड, फर्स्ट अमीनो एसिड से लास्ट अमीनो एसिड तक कौन है क्या है, वो सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे सॉफ्टवेयर मतलब टूल्स होते हैं यहाँ पे, वैसे सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करे वो तो बनवाए साइंटिस्ट लोग। एंड एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज को भी सॉल्व करना चाहिए। क्यों बोले तो जीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जीन्स को मैनिपुलेट करते फ्यूचर में, इसीलिए वो गवर्नमेंट से परमिशन लेना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना, लीगल इश्यूज आते, कोर्ट में केसेस फाइल होते, उसको सॉल्व करना, ये सब सॉल्व करते हुए वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते चले। करने के बाद देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ पे देयर आर सम एग्जाम्पल्स, नॉट ओनली ह्यूमन, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का वो डीएनए का सीक्वेंस आइडेंटिफाई करे। ई कोलाई, सैकरोमाइसिस सर्विसिए, सिनारोब्डाइटिस एलिगेंस, ड्रासोफिला मेलानोगास्टर, अरब्डोप्सिस, ओराइजा सटेवा, ये सभी ऑर्गेनिजम्स का जीनोम सीक्वेंस आइडेंटिफाई करे, बेस पेयर्स को आइडेंटिफाई करे। तो यहाँ पे अगर देख रहे तो ई कोलाई में 4.7 मिलियन बेस पेयर्स है। 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी, 10 lakhs, वो तो 47 lakhs ऑफ बेस पेयर्स है यहाँ पे एक ई कोलाई सेल को। उसमें कितने जीन्स है ई कोलाई में, 4000 जीन्स। वैसे देखे तो आप सकारोमाइसिस सर्विस है 12 मिलियन है, 6000 जीन्स है। सिनोरॉब्डाइटिस एलिगेंस 97 मिलियन बेस पेयर्स है, 18,000 जीन्स है। 180 ड्रासोफिला मेलानोगास्टर 180 मिलियन बेस पेयर्स, 13,000 जीन्स। ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग बेस, नंबर ऑफ बेस पेयर्स डिफरेंट है, नंबर ऑफ जीन्स भी डिफरेंट है। यह सिर्फ एग्जाम्पल है। अब ये क्या करे, मेथोडोलॉजीज, ये मेथोडोलॉजी क्या क्या यूज करे, ये फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रायोरिटी ये क्या दिया पता है आपको, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स बोलते हैं। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स को आइडेंटिफाई करना बोले तो
कौन से डीएनए में कौन से जीन से जो आरएनए को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जीन्स को एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स करे। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस वो तो जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन परफॉर्म करने वाले जीन्स कौन से है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स ईएसटीज को आइडेंटिफाई करना, उसके जीन सीक्वेंस को वो करना चाहिए, उसके बेस पे इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, वो वाला काम करे। सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशंस बोल तो कंप्लीट जीनोम, सेल के अंदर जितना भी डीएनए है उतना पूरा का पूरा सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स बोलते हैं ओनली द जीन्स विच आर परफॉर्मिंग द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशंस, उसको आइडेंटिफाई करना। एंड और एक भी टारगेट रख लिया क्या, वो पूरा एंटायर जीनोम, सेल के अंदर जितना भी डीएनए है उतना डीएनए का बेस पेयर को आइडेंटिफाई करना, फर्स्ट बेस पेयर से लास्ट बेस पेयर तक। ये उनका एक मकसद था। अब ये कभी कभी क्या होता है, कोई जीन का सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं, अगर मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स इफ यू वांट टू डू द सीक्वेंसिंग ऑफ ए सिंगल जीन, अगर एक ही जीन का आप मल्टीपल टाइम्स सीक्वेंस को करना चाह रहे हैं, वो तो करेक्ट है या नहीं वेरिफिकेशन के लिए करना चाह रहे, बार बार करना पड़ता वेरिफिकेशन के लिए, एक ही जीन का बेस पेयर को बार बार आइडेंटिफाई करना चाहिए कि करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा वैसे। तो इसलिए क्या चाहिए अपने को, जीन्स भी ज्यादा चाहिए, सेम टाइप ऑफ जीन क्लोन्स चाहिए, मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बीएसी वाईएसी को यूज करते हैं। बीएसी एंड वाईएसी, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को यूज करते हैं। ये वेक्टर, ये इसको यूज करके जीन्स को क्लोन कर लेते हैं, कि क्लोनिंग के बाद बहुत सारे जीन कॉपीज आएंगे, हमको कितने बार वो तो उतने बार उसका सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, जो भी ये कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन से वेक्टर्स को यूज करें, कौन से है वो, बीएसी एंड वाईएसी को यूज करें। एंड इसके बाद दो साइंटिस्ट आए, फेडरिक फेडरिक सैंगर, ये क्या किया, फेडरिक सैंगर नाम के साइंटिस्ट ने, इन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर्स को यूज करके, कुछ प्रोग्राम्स को बना के डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक को बहुत आसान बना दिया। फेडरिक सैंगर ने एक टेक्निक को आइडेंटिफाई किया कि डीएनए सीक्वेंसिंग आराम से कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा प्रोजेक्ट स्पीड अप हो गया। वो कौन सा टेक्निक है, क्या है, कैसे करते, जरूरत नहीं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन में हम पढ़े, मेरे एमएससी सेकंड ईयर में पढ़ा मैंने, बायो इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट में। जस्ट साइंटिस्ट का नाम याद रखो, फेडरिक सैंगर डेवलप्ड ए टेक्निक which is utilized to DNA sequence। तो ऐसे करते चले गए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ये याद रखना पड़ता आपको। The sequence of chromosome number 1 was completed only in May 2006। This was the last chromosomes, this was the last this was the last of the 24 chromosomes, autosomes, and XY chromosome का sequence yet to be identified। ये salient feature देखेंगे। द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स, अभी फाइनली पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उनका मकसद अलग था, मकसद के बाद जो भी आया रिजल्ट आया था यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ह्यूमन जीनोम में कितने मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस है, 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस है बोला। एक एवरेज जीन में कितने, एवरेज साइज के जीन में कितने बेसेस है, 3000 बेसेस। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा है, लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन इज बीइंग डिस्ट्रोफी, 2.4 मिलियन बेस पेयर। एंड स्मॉलेस्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पूछता हूं। ह्यूमन में लार्जेस्ट जीन कौन सा है, ह्यूमन क्रोमोसोम्स में लार्जेस्ट जीन कौन सा है, ऐसे वाला क्वेश्चन पूछता हूं। लार्जेस्ट कौन सा है, डिस्ट्रोफिन है।
कितने मिलियन बेसेस है उसमें? 2.4 मिलियन बेसेस है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? TDF जीन है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जीन, उसमें 14 बेसेस है। ये इंपॉर्टेंट है। टोटल टोटल कितने जीन्स आए थे, कितने जीन्स को आइडेंटिफाई करे? ये total number of genes, total number of genes which are estimated, total number of genes estimated is 3000, much lower than the previous estimates of 80,000 to 1,40,000. एंड एक भी आइडेंटिफाई करे बोल तो टोटल ये 30,000, पहले उनका एस्टिमेशन था 80,000 से 1,40,000 तक जीन्स होते बोल के एस्टिमेशन करे, लेकिन उनको ह्यूमन जीनोम में 30,000 जीन्स मिले। एंड और ये भी कैलकुलेट करे सभी ह्यूमन बींग्स में अगर कंपेयर करते तो उनमें 99.9 DNA जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो सेम है बोल के वो आइडेंटिफाई करे। एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स। 50,000 सॉरी 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स, वो तो 30,000 में उनको 15,000 जीन्स का फंक्शंस अभी तक पता नहीं है। जीन्स को आइडेंटिफाई करे लेकिन वो कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है अभी तक उनको पता नहीं। एंड लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स बोल तो जैसे हम बताते 98% ऑफ DNA डजंट कोड एनी प्रोटीन्स, जिससे वेस्ट DNA कुछ है वो तो है, कुछ काम का नहीं है, जैसे बताया आपको। कैसा? लेस देन 2% ऑफ द DNA इज यूजफुल विच इज फंक्शनल, वही प्रोटीन या एंजाइम्स को कोड करेगा। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा जीन्स किसमें है? सबसे ज्यादा जीन्स है क्रोमोसोम 1 में। सबसे ज्यादा जीन्स क्या है? क्रोमोसोम 1 में। सबसे लोएस्ट किसमें? क्रोमोसोम Y में 231 जीन्स है। क्रोमोसोम 1 में सबसे ज्यादा जीन्स है 2968 जीन्स है। नेक्स्ट, scientists have identified about 1.4 million locations where single base differences occurs in the human, that is known as single nucleotide polymorphism, pronounced as SNPs. The information promises to revolutionize the process of finding chromosomal locations, disease associated with the sequences and tracing human history. अब ह्यूमन में कैसे होता है, कुछ कुछ ऐसे एक ही, अब जीन पूरा सेम रहेगा लेकिन एक ही न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस रहेगा। डीएनए सीक्वेंस में ऐसे कुछ जगह रहते हैं वहां पे सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर का अलग अलग रहेगा, उसे कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। वो पॉलीमॉर्फिज्म के कारण कुछ यूजफुल है या कुछ हार्मफुल है पता करते हैं। जैसे सिकिल सेल एनीमिया, वहां पे सिंगल बेस पेयर का चेंज है, डिसीज आया, वैसे ये एसएनपीस या यूजफुल है या हार्मफुल है वो भी पता चलता है उनको। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। अब ये चैप्टर का रहेगा लास्ट वन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हम एक चैप्टर कल कंप्लीट कर देंगे। टुमारो विल कंटिन्यू द चैप्टर। ठीक है, हैव ए गुड डे एंड बाय। कल ही कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। रिजाइन जरूरत नहीं है, एक ही टॉपिक है, रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। एंड आपको सिलेबस में ग्रुप में डाल देता हूँ, अभी एक 10-15 मिनट में ग्रुप में आपका 21 बैच रिपीट 21 का डाल देता हूँ। 21 रिपीटर के लिए पूरा मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस है, 21 नीट 21 के लिए सिलेबस में डालता। ठीक है, बाय।